बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मअलूमिन लका व बिक़द्रि अज़मति ज़ातिका फ़ी कुल्लि वक़्तिन व हीन। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। या हय्यु या क़य्यूम या मालिकुल मुल्क रब्बिज़्ज़िल जलाली वल इकराम। आज हमने बात करनी है सोर्सेज ऑफ लॉ में और डेलीगेटेड ऑफ लेजिस्लेशन इन पावर पाकिस्तान के पावर्स क्या होती हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ कौन कौन से हैं और किस तरह इख्तियारात जो हैं वो आगे मुंतकिल किए जाते हैं, किस तरह इख्तियारात को आगे मुंतकिल किया जाएगा, ये सारी डिस्कशन हमने करनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहला कानून जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। एनीथिंग विच इज़ डिवाइन इन नेचर, जो कुदरत की तरफ से चीज़ लागू होती है वो एक कानून है। लेकिन कुछ सारे कानून अल्लाह ताला ने नाज़िल नहीं फरमाए। डे टू डे प्रॉब्लम्स के लिए, डे टू डे मसाइल के लिए हमें बहुत सारे कानून जो हैं वो खुद बनाने पड़े हैं, जिसके लिए सिविल लॉ है, सिविल प्रोसीजर कोड जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया, और इसके बाद जनाब कुछ क्रिमिनल लॉ है, डे टू डे क्राइम्स जो डेली आते हैं उनके लिए हमने किया है। और इससे पहले 1997 में एंटी टेररिस्ट एक्ट था, उसके तहत मुख्तलिफ काम हम कर सकते हैं, और कल ताज़ा उसकी इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने की है। एक मजहबी तंजीम के ऊपर पाबंदी लगा के, तमाम लोग अपने माइक बंद कर दीजिए, मजहबी तंजीम के ऊपर पाबंदी लगा के, क्योंकि वो मजहबी तंजीम के कुछ कारकुनान ने जो है वो इख्तियारत से तजावज़ किया और उसमें पुलिस को मारा पीटा और लोगों को परेशान किया और सड़कें बंद की। तो गवर्नमेंट ने उनके साथ जो है वो डील करने का सख्ती से फैसला किया है। किसी भी जगह अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं आप करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप किसी एक आधे एरिया में बैठ जाएं और उसके बाद वहाँ पर बैठ के आप अपना एहतजाज करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप क्रिएट नहीं कर सकते, और फिर इस तरह बहुत सारे लोगों के लिए मसाइल भी खड़े होते हैं। तो उसमें जनाब जो है वो कल ताज़ा कानून जो है गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। लेजिस्लेशन क्या होती है? कानून साजी। कानून साजी किसने करनी है? कानून साजी करनी है भाई जी, कौन सा इदारा कानून साजी के लिए यूज़ होता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को कहते हैं हम कानून साजी के लिए। इसके लिए दो इदारे हमारे पास, एक का नाम है कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली, और एक हमारे पास कहलाती है सेनेट, जिसमें ये बिल पास हो जाता है। जब भी कोई कानून आपने बनाना होता है तो सबसे पहले आप ये काम करते हैं कि उस कानून का मसौदा जो है वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाता है, और वहाँ से जनाब वो पार्लियामानी कमेटी उसकी शराइत को जो है रिव्यू करती है। फिर वो एक बिल की शक्ल में ला के कौमी असम्बली में पेश किया जाता है, उसके ऊपर बहस होती है। अगर वो 51% लोग जो है उसको सपोर्ट करें तो 51% लोगों की सपोर्ट के नतीजे में वो एक कानून की शक्ल इख्तियार कर जाता है, और अगर 51% से कम है तो फिर गवर्नमेंट को शिकस्त हो जाती है, वो बिल पास नहीं हो सकता। एटमोलॉजी से मुराद होता है कि ओरिजिन क्या है, स्टार्ट क्या है इसकी। पाकिस्तान में कानून का स्टार्ट इस तरह था कि जब पाकिस्तान बना तो 1935 का ऑल इंडिया एक्ट था। उस ऑल इंडिया एक्ट के अंदर बहुत सारे कानून थे, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट कर लिया और उसके ऊपर हमने नाम लिख लिया जनाब। उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमने नाम लिख लिया कि दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। एक तस्वीर बना के CR और GR अपलोड कर दें कि जनाब ये स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है, और जो स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है सिर्फ वही हैं, बाकी लोग जो हैं इस क्लास के नहीं हैं, वो क्लास छोड़ दें और प्लीज़ चले जाएँ यहाँ से। तो बात हम ये कर रहे थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की जो मुख्तलिफ शराइत हैं उनके लिए हमारे पास पाकिस्तान 47 में बना 14 अगस्त 1947 को, तो हमारे पास कोई कौमी असम्बली तो थी नहीं और ना ही कोई और सूरत थी। तो फिर हमने क्या किया, उस वक्त इंडिया का एक्ट ही ओरिजिनेट कर लिया। अब इसके बाद जो कौमी असम्बली आई है उसके बाद उसके अंदर जो इंतखाबात होंगे या जो सिलेक्शन होगी वो भी इसी 1947 के कानून के तहत ही होगी, और उसी को जनाब हम यहाँ पर ऑप्ट करेंगे। वही सारे के सारे ऑप्ट किए जाएंगे, उन्हीं सबको यहाँ पर दाखिल किया जाएगा, वही सारे के सारे हमारे फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसी कानून के मुताबिक बनेंगे। ये ओरिजिन स्टार्ट है, किसी चीज़ का ओरिजिन या स्टार्ट क्या है तो वो एटमोलॉजी के हेड के तहत हम देखते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान। अभी मैंने आपसे बात की, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की, अब दोबारा रिपीट करता हूँ।
इन पाकिस्तान द लेजिस्लेटिव सॉवरेनिटी बिलोंग टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं, एक कौमी असेंबली, एक सेनेट। बिलावल भुट्टो जैसा भी बेवकूफ़ है, जो भी है, वो जिस तरह का भी आदमी है, लेकिन उसके बाप की एक सोच जो है, या उसकी माँ की सोच, या उसके नाना की सोच जो है, वो बड़ी रवायती से हट के है कि यार जो भी काम करना है पार्लियामेंट को करने दिया जाए। अभी गवर्नमेंट ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है ऑर्डिनेंस कि जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो ना पार्लियामेंट को जवाब दे होगा, ना जनाब वो जवाब दे होगा कौमी असेंबली को, ना सेनेट को, ना पाकिस्तान की अदालत को। तो फिर वो जवाब दे किसको होगा? तो ये एक गलत काम है जो खान साहब की गवर्नमेंट उठाने जा रही है। खान साहब ने बिल्कुल ही घुटने टेक दिए हैं उसके सामने, आईएमएफ के सामने। इसीलिए वो सी पैक बंद हो गया कि जो आईएमएफ ने एक ही शर्त रखी है, हमारा पैसा जो है वो सी पैक पे नहीं लगेगा, हमारा पैसा सी पैक पे नहीं लगेगा। और इधर वो प्रेशर डाल रहे हैं फटैफ के जरिए, दो तरह से हम पे प्रेशर पड़ रहा है कि आपको ग्रे लिस्ट से ब्लैक में कर देंगे, और जिम्मेदार उसका नवाज शरीफ है, तबाही बर्बादी मुल्क की नवाज शरीफ कर गया है। और उसके बाद बेवकूफ़ लोग अभी भी उसके पीछे शेयर शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये कि पार्लियामेंट में जो बिलावल भुट्टो की सोच है वो बिल्कुल ठीक है कि हर काम आप पार्लियामेंट में लाके करें, पार्लियामेंट में करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, और वो चैप्टर 3 में, पार्ट 3 में, चैप्टर 2 के अंदर वो बयान किए गए हैं। और ये वाले आर्टिकल्स जो हैं इसके साथ डिनोमिनेट करते हैं। ये आर्टिकल यहाँ पर, ये वाला, ये मैंने आपके लिए हाईलाइट किया, यहाँ पर ये आर्टिकल जो है सारे का सारा उसके अंदर वो उसको टेकअप करता है। अच्छा जी, अब इसकी सूरत हाल क्या है, इस सूरत हाल को अब हम देखते हैं। सूरत हाल को ज़रा इनफरादी तौर पे देखें कि कौमी असम्बली पहले वजूद में आती है कि सेनेट पहले कौमी असम्बली से वजूद में आती है। और रिसेंटली सेनेट के इलेक्शन हुए, उसमें आपने देखा है कि क्या सूरत हाल बनी है, और किस तरह वो सेनेट के इलेक्शन हुए, किसी तरह एम एन एम पी एस उसमें बिके, और किस तरह उस तरह में सेनेटर ने पैसे लगाए, और क्या जो थी वो जूतियों में दाल बटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी में किस तरह लितरो लितरी वो हुए हैं, वो आपके सामने है। और किस तरह गवर्नमेंट के एमएनए और सेनेटर उन्होंने खरीदे, और किस तरह दोगला और बेवकूफ़ाना और अहमकाना और जो था वो रोल प्ले किया पार्टी बन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, वो उन्होंने क्या रोल प्ले किया वो आपके सामने है। डेफिनेशन क्या थी? एक पब्लिक बिल होगा, एक प्राइवेट बिल होगा, एक मनी बिल होगा। अगर टैक्स लगाने हैं तो मनी बिल, अगर कोई निजी नौयत का बिल है तो वो प्राइवेट बिल, और अगर आम पब्लिक के बेनिफिट के लिए कोई अब चीज़ ला रहे हैं तो वो पब्लिक बिल होगा। ये अवाम की फलाह बहबूद या अला अवाम से मुतल्लिका फलाह बहबूद तो इसका कौमी असम्बली से किसी की हो नहीं सकती, लेकिन ये आम लोगों की के लिए होगा बिल। मसलन हम चाहते हैं लोगों को साफ पानी मिले, कानून साजी हो, ये माजिद अली बार बार तंग कर रहा है, तो ये बिल जो होगा वो तमाम लोग अपनी कापियां साथ रखें, लेक्चर नोट करके अभी लिख के आपने अपलोड करना है। कल बहुत कम लोगों ने किया है तो हाजिरी नहीं लग सकेगी आप लोगों की, और आपको पता है कि 75% अटेंडेंस अब आपकी ज़रूरी है। तो आम लोगों की के लिए जो बिल होगा वो पब्लिक होगा। अगर आपने किसी ख़ास तबके के लिए बिल है, जैसे हिंदू फैमिलीज़ हैं, जैसे मुसलमान हैं, जैसे और कुछ लोग हैं, ड्राइवर्स हैं, तो ये प्राइवेट बिल वगैरह में आएंगे। और अगर आपने टैक्स लगाने वगैरह के बारे में बात करनी है तो ये सारा फाइनेंस बिल के ज़िम्मे में आएगा। इसके बाद आता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करता है लॉ मिनिस्टर। अगर लॉ मजहबी अमूर का है तो जो रिलीजियस मिनिस्टर है, अगर फाइनेंस का है तो फाइनेंस मिनिस्टर, अगर जनाब ये इंसानी हकूक का है तो ह्यूमन मिनिस्टर, ह्यूमन राइट मिनिस्टर, ये अगर ये पुलिस से मुतल्लिक़ है तो लॉ मिनिस्टर। वो बिल पार्लियामेंट में खड़े होकर पढ़ता है, और खड़े होकर ये बिल इंट्रोड्यूस करवाता है कि जनाब ये बिल है, गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर इसको पढ़ेगा। फर्स्ट रीडिंग इसकी कौमी असेंबली में की जाती है, फिर उसके बाद इसे रेफरेंस कमेटी में भेज दिया जाता है, जिसमें पार्लियामानी कमेटी के फतेहाना साहब चेयरमैन है, कि वहाँ पर इंसाफ और कानून की जो पार्लियामानी कमेटी है वहाँ इसको लाकर डिस्कस किया जाता है, वहाँ इसको देखा जाता है, वहाँ इसकी सारी सूरत हाल बनती है कि जनाब ये सारा मामला है, इसको टेकअप किया जाए। इसके बाद इसकी सेकंड रीडिंग की जाती है कि जनाब ये सेकंड रीडिंग इसकी करें, फिर थर्ड रीडिंग की जाती है, फिर उसके बाद ये थर्ड रीडिंग सेनेट में होगी। सेनेट के अंदर थर्ड रीडिंग करने के बाद ये अगर पास हो जाता है दोनों हाउस से, तो दोनों हाउस पहले कौमी असेंबली पास करेगी 51% मेजोरिटी से, फिर सेनेट पास करेगा 51% मेजोरिटी से,
तो इसमें सबसे जो गंदा रोल प्ले किया वो मुस्लिम लीग नून की ये जो प्रेसिडेंट नायब सदर है इसने प्ले किया, और इसने जनाब हर बात पे फड्डेबाजी करनी शुरू की। सेनेट में भी फड्डेबाजी चली गई। वो फड्डेबाजी ने जब ये देखा कि आपका जो कौमी असम्बली है उसका वजीर आजम है पंजाब से, और उसका स्पीकर जो है वो भी है आपका खैबर के पीके से, उसके बाद ये जो बनता है सेनेट, इसका हक था कि ये बलूचिस्तान को दिया जाता। अगर मुस्लिम लीग नून जो है इस पर ना अड़ती और सेनेट बलूचिस्तान को ही दे देती तो हर्ज क्या था? वो हर्ज नहीं था, क्योंकि उनका हक है, वो एक महरूम सूबा है। इसी तरह हर कई सालों से ये होता आ रहा है, ये नहीं है कि अब हम कर रहे हैं, तो इसमें आप अपनी जाति पसंद ना पसंद नहीं ला सकते। इसी तरह जो डिप्टी चेयरमैन था वो इन्होंने देना था पीपल पार्टी को, लेकिन पीपल पार्टी की बजाय जनाब उन्होंने फिर दिया फाटा। फाटा को भी रिसेंटली कौमी सीहत दायरे में लाकर आए हैं, तो उनका हक है, उन लोगों में महरूमी होगी तो ये तय हो जाता है कि प्रेसिडेंट सिंध का, प्राइम मिनिस्टर पंजाब का, कौमी असेंबली का केपी का, उसके बाद जनाब सेनेट का चेयरमैन बलूचिस्तान का, और फाटा से सारे सूबों को नुमाइंदगी देनी है आपने। वो माई जो है वो नानी में जिद है इस बात पे, नहीं भाई ये भी मैं पंजाब में रखूंगी, तुम किस कैपेसिटी में पंजाब में रखोगी? बाकी सूबे फिर महरूम हो जाएंगे, वो पंजाब के खिलाफ हो जाएंगे। वही काम जो भुट्टो कर रहा था वो काम अब तुम कर रही हो। इस तरह नहीं हो सकता। तो आपने ये देखना है, कानून साजी के लिए सारे सूबों को मिला के चलना है, क्योंकि पाकिस्तान में वफाक की अलामत है। वरना अगर एक सूबा भी आप देखिए, अगर ये प्रेसिडेंटशिप आपने दे दी है उसको सिंध को, जैसा कि जरदारी को प्रेसिडेंट बना के तो सिंध में प्रेसिडेंटशिप दी गई थी, हालांकि जरदारी का जो करेक्टर है वो सबके सामने है, लेकिन सिंध महरूम रह जाता। तो उसने जरदारी ने भी सिंध का वजीर आजम नहीं लगाया था, उसने पंजाब का वजीर आजम गिलानी लगाया था, क्योंकि ये फिर आपको दूसरे सूबों को साथ मिला के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज आप पंजाब को दे दें, हर चीज आप कराची को दे दें, आप बाकी सूबों को भी साथ मिलाकर चलना पड़ता है, ताकि वो लोग भी फिर फील करें कि जनाब हमें भी ऑनर दी गई है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं, प्रेसिडेंट के साइन के बाद ये एक बिल पास हो जाता है। इसके लिए कानून मौजूद है 2001 का। दूसरे नंबर पे है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन मनी बिल, जहां पर हुकूमती बिल आपने पास कराने हैं फाइनेंस से मुतलका, टैक्स से मुतलका। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया 140 अरब की सब्सिडी। खान साहब बिल्कुल ही लेट गया। खान साहब पता नहीं इतनी सोच भद्दी सोच का मालिक है, बिल्कुल ही लेट गया उसके सामने वो जनाब इसके आईएमएफ के। तो आप कुछ तो लोगों को ख्याल करें। अब उसमें जनाब 2-2 किलो चीनी वहां से लाइन में लगा कर दे रहे हैं, और कुछ लोग 2-2 किलो चीनी और वो 8-8 किलो का आटे का थैला, और 10 किलो का आटे का थैला पूरा है भी नहीं, 9.25 किलो है वो। पैसे वो ले रहे हैं 10 किलो के, 9.25 किलो उसके अंदर वजन है। तो जब वो ये सारा कुछ तोलते हैं तो इसमें खैर नहीं, में बात हम क्या करेंगे इस पे। कौमी असेंबली में मनी बिल आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तरीकाकार क्या है, सबसे पहले बिल की पढ़ी जाती है कि भाई क्या मनी बिल, पैसा किन किन चीज़ों पे लगना है, टैक्स रेट क्या होगा, इसको इम्पोज करना है या हटाना है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अबॉलिशन यानी हटाने वाला लगाया है, कि जिसमें 140 अरब रुपये टैक्स लोगों के ऊपर से सब्सिडी हटा दी गई है। अच्छा जी, उसके बाद बोरिंग पैसा कहाँ से आएगा, ये फेडरल कैबिनेट ने अप्रूव करना है, और उसके बाद फाइनेंस डिवीजन को भेज दिया जाएगा। फिर इसकी कस्टडी किसके पास होगी, ये पैसे कौन इकट्ठे करेगा, फिर ये अगर टैक्स है तो कैसे लागू होगा, फिर उसके बाद इसकी रिसीट आवाम से कैसे की जाएगी, फिर उसके बाद जनाब ये ऑडिट इसका कौन सा करेगा और कौन करेगा, और उसके बाद इसके जो असरात क्या होंगे, इसके असरात क्या होंगे। डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ मनी बिल, इस पे जो आपकी अपोजिशन है वो तहरीक ला के मुखालफत कर सकती है कि जी ये टैक्स ना लगाएं, ये टैक्स ना लगाएं, ये टैक्स कम लगाएं, ये टैक्स ज़्यादा लगाएं, ये टैक्स इस तरह करें। लेकिन अगर 51% मेजोरिटी गवर्नमेंट की है तो अपोजिशन की सारी तहरीकें आमतौर के ऊपर उस पर मुस्तरद हो जाती हैं। फिर उसके बाद सैनट में मनी बिल के ऊपर बहस करते हैं। फिर उसके बाद आम बिल में और मनी बिल में क्या फ़र्क है, ये उसके 2-3 पॉइंट मैं पहले बता चुका हूँ कि नौयत का फ़र्क है, एक में पैसा है, एक में पब्लिक प्राइवेट है, एक में जनाब आम नौयत है, एक कौमी असेंबली से पास हो जाना है, एक ट्रांसमिशन होगी। अच्छा, जिसके बाद डेलीगेटेड इख्तियार किसको दिए गए हैं। जब भी पार्लियामेंट कोई कानून पास करेगी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और से सुनना,
जब भी पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करेगी वो एक्ट कहलाएगा। अगर वो आपने प्रेसिडेंट से लिया है या प्रेसिडेंट ने वो कानून पास किया है, तो वो प्रेसिडेंट का कानून जो है वो 120 दिन के लिए होगा। और वो क्या कहलाएगा, वो आपका, इसकी एक तस्वीर बना के अपलोड कीजिए, स्टूडेंट प्रेसिडेंट इन दी क्लास, वो 120 दिनों के लिए होगा, वो ऑर्डिनेंस कहलाता है, वो ऑर्डिनेंस कहलाता है। और उसके बाद अगर आपने इसमें कोई तब्दीली करनी है तो ऑर्डिनेंस को लाइफ टाइम ला के आपने बनाना है। तो इस ऑर्डिनेंस को फिर आप पार्लियामेंट में लाएंगे, जहाँ पर इसे 51% वोट पड़ेंगे, और 51% वोट पड़ने के बाद ये फिर ऑर्डिनेंस लाइफ टाइम हो जाएगा। ये ऑर्डिनेंस लाइफ टाइम हो जाएगा। ये इसकी लाइफ टाइम के लिए इसकी एबिलिटी बन जाएगी। ये पूरी ज़िंदगी के लिए एक कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। लेकिन एक्ट लाइफ टाइम भी हो सकता है, ख़ास मुद्दत के लिए भी हो सकता है। ये माजिद अली बार बार तंग कर रहा है, पता नहीं क्या मसला है इसका। तो ये चीज़ आपने पहले देखनी है कि भाई कानून जो आपने पास करना है उसकी क्या कैफियत है, कैसे वो सारे का सारा इम्प्लीमेंट होता है, कैसे उस सारे को हम देखते हैं, और उसके असरात फिर क्या आएंगे। ऑर्डिनेंस ने 120 दिनों में के बाद ख़त्म हो जाना है। अभी ताज़ा ताज़ा एक ऑर्डिनेंस खान साहब ने जारी करवाया प्रेसिडेंट से कि जनाब वो क्या किया जाए, स्टेट बैंक को आज़ाद किया जाए। खान साहब ने को तो अंदाज़ा ही नहीं है कि अगर स्टेट बैंक आज़ाद हो जाएगा, वो कहते हैं जिसमें अवामी मुदाखलत खत्म हो जाएगी। वो मुदाखलत खत्म नहीं होगी, तेरा सारे का सारा कच्चा चट्ठा जो है वो इंटरनेशनल फोर्सेस के पास चला जाएगा। अभी रिसेंटली हमने देखा नहीं कि ईरान के एटमी प्लांट में उन्होंने धमाका कर दिया कि वहां पर सेंट्रीफ्यूज गैस गैस जो थी इसराइल ने, वो उनके प्लांट को बाहर से हाईजैक किया है, उसके जरिए नेट के जरिए हैक किया है। तो चूंकि सारा कंप्यूटर कंप्यूटर पे होता है, तो हैक करके उन्होंने इसमें इसको कर दिया कि एक्सप्लोड, उसका एक सेंट्रीफ्यूज सिस्टम वाला पूरा एक प्लांट एक्सप्लोड हो गया। उसके जवाब में वो उसने कहा कि जनाब हम इसको अब इसका जवाब ऐसे देंगे कि हम तकरीबन 500 के 600 या पता नहीं कितने सेंट्रीफ्यूज प्लांट और लगाएंगे। खैर ये एक पॉजिटिव सोच है। एनी वे वी कम बैक टू डिस्कशन। अच्छा जी, टाइप ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या चीज़ है, ये इख्तियारात किसको डेलीगेट किए हुए हैं, ये सिर्फ पार्लियामेंट को हैं। पार्लियामेंट के अलावा किसी बंदे को इख्तियारात नहीं है। बाज और एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो मिनिस्टर जारी कर देता है। जैसे कि स्कूल की छुट्टियों का एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करता है हमारा आपका अंकल, जिससे आप सब लोग बड़े खुश हैं, और वो शफकत महमूद। कल दो बच्चे छोटी छोटी क्लाशन कोफे लेकर मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो जनाब वो चूंकि छुट्टियां बच्चों को दे रहा है, और उसके बाद बच्चों ने क्लाशन कोफे उठाई थी, नीचे टाइटल था कि अगर किसी ने शफकत महमूद को उतारने की कोशिश की तो हम उसकी लाशें बिछा देंगे, क्योंकि वो छुट्टियां दे रहा। खैर वो बात में एक जनरल कर दिया। इसमें ये है कि अल्टीमेटली हम ये देखेंगे कि ये ऑर्डर मिनिस्टर के भी हो सकते हैं, मिनिस्टर भी ऑर्डर जारी कर सकता है। ये मिनिस्टर के ऑर्डर होंगे। इसके बाद जनाब कुछ रेगुलेशन आपकी बोर्ड्स जारी कर देते हैं। ये रेगुलेशन जैसे FPR है, जो ऊपर गंजी सरकार गई है। मैं उस वक्त टैक्स का लॉयर था, वकील था, तो वकालत करता था। तो उस वक्त जो गंजी सरकार वहाँ लंदन में बैठी हुई है, तो गंजी सरकार ये किया करती थी, जनाब मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब, कि अपना बैरी जहाज जब आता था वो उसका लोहा लेकर, तो उस वक्त टैक्स होता था लोहे के ऊपर 10%। उसने फौरी तौर पे एक SRO जारी करना, और अपने बैरी जहाज को उतारने के लिए उसने SRO का रेट कर देना 3%। बाहर से लोहा आया, वो 3% उसने टैक्स दिया, अपना जहाज क्लियर करवा लिया। जैसे 10 दिन में उसका जहाज क्लियर हुआ, उसी दौर के बाद 10 दिन के बाद दोबारा टैक्स का रेट नए SRO के जरिए 10% हो जाना। कोई दुनिया की ताकत उसका मुकाबला ही नहीं कर सकती थी। लेकिन अब वो दरबदर है, अल्लाह ने उसको रुसवा किया हुआ है, अवाम का पैसा खा कर दौड़ गया है। इसी तरह जहाँ पर भी अपना प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द अवाम का पैसा लूटने वाले लोग हैं, अब प्राइम मिनिस्टर को एहसास हुआ है कि मेरे इर्द गिर्द चीनी माफिया और उसके बाद जनाब आटा माफिया बैठा हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्यों नहीं कार्रवाई उनके खिलाफ होती? क्योंकि वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। इसी तरह जरदारी पैसा खा गया, क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही? क्योंकि उसके बंदे गवर्नमेंट का हिस्सा है, छुप के वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। बिलावल पहले गंदी गाली निकालता था इसको, उसको फिर किसी ने समझाया, तेरा मुंह जो है तो एक अच्छी माँ की औलाद है, अगर तुम गालियां निकालोगे तो तुम्हारा तो अपना वकार गिर जाएगा, तुम्हारा तो अपना वकार गिर जाएगा। गालियां निकालने वाला बंदा जो है वो कान टुट्टा तो हो सकता है, लेकिन उसकी मोहल्ले में कोई इज्जत नहीं होती। लोग उससे डरते तो हैं, लेकिन उसके बाद जो उसका हशर होता है
वो आप सोच नहीं सकते। खैर वो कम बैक टू डिस्कशन। तो रेगुलेशन मिनिस्टर भी जारी कर सकता है। पहला ऑर्डर, दूसरा रेगुलेशन, तीसरा जो है रूल्स। ये जैसे मिनिस्ट्री वगैरह बनाती हैं ये रूल्स, जैसे एफडी है, जैसे एलडी है, जैसे मुख्तलिफ किस्म के फैसलाबाद में इदारे हैं, वो रूल्स बनाते हैं ट्रैफिक के इर्द गिर्द के इख्तियारात आगे मुंतकिल करने के या ना मुंतकिल करने के क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब आप किसी को इख्तियारात को आगे मुंतकिल कर देते हैं तो थोड़े टाइम में पार्लियामेंट जो है वो टेक्निकल मैटर सॉल्व करने की बजाय आगे प्रॉब्लम कर देती है। जिस तरह अभी इन्होंने बहाल किए हैं हाई कोर्ट ने ये जो है आपके इसके चेयरमैन और यूनियन काउंसिल वगैरह, तो बहाल तो हो गए हैं लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। इम्प्लीमेंट फैसला तो गवर्नमेंट ने करना है, इम्प्लीमेंट तो गवर्नमेंट ने करना है। हाई कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट ने आकर तो इम्प्लीमेंट नहीं करना। लेकिन गवर्नमेंट के बॉस, गवर्नमेंट जब रुकावट बन जाएगी तो फिर आप कैसे उसके ऊपर अमल दरामद कर पाएंगे, फिर आप उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर पाते, तो उससे मसाइल फिर खड़े हो जाते हैं। तो पहले नंबर पे आपने ये देखना है कि इट अलाउज दी लॉज टू इनेक्ट विदाउट यूजिंग दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को इस्तेमाल की बगैर कानून साजी हो सकती है। नंबर टू, इट अलाउज दी लॉज टेक्निकल मैटर। जो आपके मोहल्ले की गलियों के टेक्निकल मैटर है वो आप इसमें तय कर सकते हैं जब इख्तियार छोटे लेवल पे आ जाएंगे। थर्डली, ये इस तरह सिस्टम फ्लेक्सिबल हो सकता है, जब जरूरत पड़ी बढ़ा लिया, जब जरूरत पड़ी ना बढ़ाया। डेलीगेटेड पावर के कुछ जो है वो फिर नुकसान भी हैं और उन नुकसान को भी आपने यहाँ पर देखना है। इसके बाद आती है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल उन्होंने एक फैसला दिया है हाई कोर्ट में कि मरियम नवाज की ज़मानत मंजूर की जाती है या शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर की जाती है। तो इसके लिए जो उसका वकील था शहबाज शरीफ का, उसने वहाँ पर ये चीज़ पेश की कि सर इसी तरह का केस था, इसी तरह का केस था, इस केस में इसी तरह का मुजरम था, तो उसकी जमानत मंजूर की थी। फलां कोर्ट ने इस नज़ीर को, मसाल को, प्रेसिडेंट को सामने रखते हुए आप इसकी भी बेल लें शहबाज शरीफ की। प्रेसिडेंट, आपने देखा है कि वकील की दो चीज़ें सब मलकियत होती हैं, सादा कागज़ और एक बालपन या पेन। नंबर टू, बड़ी बड़ी किताबें जिसमें से उसने लॉ ढूंढना है कि जनाब ये लॉ है। वकील पैसे किस चीज के लेता है? लॉ ढूंढने के। लॉ क्या चीज है? व्हाट इज लॉ? ये मैं वकील नहीं हूँ, मैं वकील हूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं। व्हाट इज लॉ? जो भी मर्जी हो, मुझे क्या एतराज है? ट्रैफिक लॉ, उसके बाद जनाब हलाल हराम लॉज, उसके बाद स्टूडेंट लॉज, उसके बाद प्रॉपर्टी लॉज, उसके बाद जनाब पार्लियामेंट लॉज, इलेक्शन लॉ, जो मर्जी लॉ, मुझे कोई गर्ज नहीं। व्हाट इज लॉ? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। बीइंग ए लॉ लविंग पर्सन, लॉ स्टूडेंट, मेरी जिम्मेदारी है वेयर इज लॉ। मैंने ये चीज ढूंढनी है कि ये कानून कहाँ पर मौजूद है। उस किताब से ढूंढ के मैंने ये रेफरेंस देना है कि सर जी इसी तरह का केस था और उसके लिए ये सिस्टम है। अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी, प्रेसिडेंट इज मेकिंग ऑफ लॉ बाय ए कोर्ट इन रिकॉग्नाइजिंग एंड अप्लाइड बाय रूल्स। ये पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, ये किसका फैसला है? अदालत का। अदालत जब फैसला करती है तो पीएलडी पंजाब लेजिस्लेटिव डाइजेस्ट और पीएलजे पाकिस्तान लॉ जर्नल प्रिंट कर देती है। महीने बाद आते हैं। उनमें ये लिखा होता है फलां अदालत ने आजकल सबसे जो अच्छे फैसले, पढ़े लिखे फैसले आते हैं ना, जो सबसे पढ़े लिखे फैसले वो होते हैं सिंध हाई कोर्ट के। वहाँ जजेस साहबान बड़े पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर तो ऐसे जज भी हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए कि हाई कोर्ट लेवल पे, छोटे लेवल पे तो जो हैं ही हैं, हाई कोर्ट लेवल पे ऐसे अदालत एक हैं जज, वो कहते हैं कि जनाब आपने जो आर्गूमेंट फेवर में देने हैं वो आर्गूमेंट आप क्या करें, वो आर्गूमेंट आप सारे के सारे तहरीरी हालत में लेकर आए, प्रिंट करें तहरीरी हालत में, प्रिंट तहरीरी हालत में वो चीज़ प्रिंट करें। ये उसामा और कारी और ये तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं, इसको नहायत अदब के साथ गुजारिश है। ये हरून राज
ये तस्वीरें अपलोड ना करें, सिर्फ हाजिरी अपलोड करनी है और बाकी लोगों को मैं फिर बहुत सख्ती से निपटूंगा। तो वो मैं आपको बता रहा था कि भाई आपने ये चीज़ नहीं यहाँ पर देखनी। ये जिन लोगों ने ये हरकत की है ना, इनके नाम बाद में मुझे बताना भी अटेंडेंस के वक्त। तो बात हम ये कर रहे थे कि आपने ये कानून के जो फैसले हैं, फैसले पार्लियामेंट ने कब अच्छे कानून बनाने हैं, लेकिन अदालतों में सारे चोर नहीं बैठे हुए। खौफ खुदा रखने वाले भी हमारे एक जज थे, दोस्त अमीर मोहम्मद साहब, या फैसलाबाद में सेशन जज थे। तो वो चूंकि सारा जंगली कल्चर ही है हमारा, तो उसके बाद ना वो सारे के सारे इतने नहीं थे। तो उन्होंने जब कोई फैसला देना तो मेरी अम्मी ने और मैंने उनके घर जाना, जब वो छोटा सा था मैं, तो एक दिन वो उनकी हम घर गए तो जो उनकी मिसेज थी वो कहने लगी, वे इधर हट जाओ, छोड़ दियो जज साहब। मैंने कहा जी किधर, में बहुत छोटा सा था। तो मेरी मदर कहने लगी मेरा भरा किधर है, वो कहने लगे अंदर बैठा रो रहा है कुरान पाक खोल के। तो मम्मी कहने लगी क्या मसला है, क्यों रो रहे हैं वो। जब देखा तो आगे जमीन पे बैठे थे, असर की नमाज का वक्त था, कुरान पाक खोला हुआ था और आंसुओं से कुरान पाक तार था। मेरी मदर टोल्ड मी कि कुरान पाक तार हो जाया करता था और अंदर से कमरा बंद कर लिया करते थे, घंटों रोते रहते थे, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। तो कहने लगे, मैंने कहा बाद में जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने कहा ऐसा क्यों करते थे। वो कहने लगे वो कुरान खोल के रोते थे कि मेज से अल्लाह सुबह सजाए मौत देनी है मुलजमों को, तो गलत फैसला ना हो जाए। ऐसे ऐसे जज साहबान भी थे, सारे बिकने वाले नहीं होते। तो जो फैसला उन्होंने कहा मेरे से सुबह कोई अल्लाह कोर्ट में, क्योंकि अल्लाह के नायब के मनसब पर बैठना है जाके सुबह कुर्सी पे, अगर किसी बंदे को नजायज सजाए मौत हो गई तो क्यामत वाले दिन मैं पकड़ा जाऊंगा। जज का तो हर फेल जो है वो काबिल गिरफ्तार वकील का। वकील ने गलत वकालत की, अब वो पैसे तो शायद आ जाए, लेकिन वो गलत वकालत जो है वो सर पड़ जाएगी। जिन जिन लोगों ने अभी ये किस ग्रुप के अंदर मैसेज किए इनको फौरी डिलीट कर दें। ये ग्रुप सिर्फ मेरे और आप स्टूडेंट के मैसेज करने के लिए है। बात को आगे बढ़ाते हैं जी। अदालतों के फैसले, अदालत के अंदर शहबाज शरीफ की के वकील ने वो किताब दिखाई कि ये जुर्म था और ऐसे हाई कोर्ट ने जमानत ली थी, तो आप भी इसकी जमानत लें। तो हाई कोर्ट ने उसकी जमानत ले ली। हर बंदा यही समझता है कि ये डील है, वो वट एवर दीज, हम इसको बात नहीं कर रहे। इसका मकसद क्या होता है फैसले को छापने का, ताकि बाद में आने लोगों के लिए ये कानून बन जाए। क्या ये फैसला लोगों पे मानना जरूरी है। ये जो आपका चीफ जस्टिस है ना, ये हाई सुप्रीम कोर्ट के गुलजार साहब, ये और एक जो जज है जिसे हम कहते हैं एजाजुल हसन, ये दोनों बड़े कपत्ते जज हैं। उस दिन मैं सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के साथ जा रहा था, तो वहां पर पता चला ये पुराने फैसले नहीं मानते। ये पुराने फैसले आमतौर पर नहीं मानते। और इन्होंने एक फैसले में एक बंदा पुलिस वाला था, उसने रिश्वत ली हुई थी, तो लाहौर हाई कोर्ट ने उसे बहाल किया हुआ था। तो उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के जो जज थे उसने फैसले में ये लिखा कि वो सर्विस ट्रिब्यूनल का, तो उसने ये लिखा, जो शाहद साहब थे जज जिन्होंने उसको पुलिस वाले को बहाल किया, उन्होंने ये लिखा कि ये सिर्फ 500 रुपए की करप्शन है, इतनी मामूली करप्शन के ऊपर तो जनाब ये नहीं आप उसकी नौकरी ले सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट में वो चला गया पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट में देखते हुए जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस गुलजार साहब, चीफ जस्टिस साहब का बेंच आया हुआ था लाहौर सुनने के लिए। उन्होंने क्या किया, वो टूट के पड़ गए उस वकील को, और उन्होंने उस सिपाही को मुअत्तल ही रखा। उन्होंने कहा ये क्या फैसला दिया जज ने कि 500 रुपए की करप्शन है तो इसकी सजा नहीं हो सकती। इसका मतलब 500 रुपए की करप्शन कोई करप्शन ही नहीं है। उन्होंने जज भी मुअत्तल कर दिया लाहौर और वो सर्विस ट्रिब्यूनल का जज भी, उस वकील के कहने के ऊपर कि जनाब देखिए करप्शन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये हमने वहां पर जो था उसका मुलजम का वकील, उन्होंने कहा जी आपका पुराना फैसला आप बहाल करते हैं। तो जस्टिस जाजल हसन हंस के कहने लगे, ये आज मैंने इसको मुअत्तल किया है और टर्मिनेट किया है, ये भी मेरा नया फैसला, ये भी किताब में वकील जाके लिख ले, इसके ऊपर ऐसा भी हो सकता है। मेरा ही फैसला था ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना। तो सुप्रीम कोर्ट बाज़ औक़ात अपने फैसले मानने की पाबंद नहीं होती। बाइंडिंग नहीं है मानना, बाइंडिंग नहीं, मानना जरूरी नहीं। अच्छा जी, ये फार्मूलेटेड फंडामेंटल रूल्स, ये टर्म्स जो हैं ये सारी मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसलिए मैं इस पर बहस नहीं कर रहा। ए फंडामेंटल फार्मूलेटेड रूल्स प्रेसिडेंट इज अ मॉडल इन सब्सिक्वेंट केसेस। बाद में आप दिखाते हैं ये इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस को जाहिर करता है। जी हाँ,
एडवांटेजेस ऑफ केस सोर्सेज ऑफ लॉ क्या हैं, ये आपके लिए जब कोई फैसले आ जाते हैं। पार्लियामेंट में तो इतनी कानून साजी हो नहीं रही, ना ही उसको कोई इख्तियार बैठने का शौक है, ना ही वो पार्लियामेंट में आता है आपका प्राइम मिनिस्टर। ये काम जो था ये सारे का सारा जीएस गंजा ब्रदर ने किया था, कि गंजा ब्रदर जनाब पार्लियामेंट में नहीं आता था, वो किसी को समझते ही नहीं था कुछ, और एक ही बात करी जाता था शेर शेर करके। वो शेर शेर हमारे हमें लेकर गिट्टों पे बैठ गया। आम लोगों को पता ही नहीं था कि जनाब कानून की धज्जियां क्या होती हैं। आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि भाई कानून जो है जब वो बनेगा तो वो सबके लिए बनेगा, किसी एक बंदे के लिए नहीं बनना। कानून ने जब बनना है तो वो सब बंदों के लिए बनना है, कोई एक दो बंदों के लिए नहीं बनना। कानून साजी सारे लोगों के लिए होनी है, एक आध बंदे के लिए नहीं होनी, पूरी कौम के लिए होनी है। ये जो गंजा ब्रदर्स हैं, इसने अपने दौर में, मैं उस वक्त नया नया वकालत के पेशे में एंटर हुआ था, तो एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि जो बंदे करप्शन में होंगे या नहीं बल्कि करप्शन, एक हाई कोर्ट किसी भी एंटी टेररिस्ट कोर्ट के मुलजम की जमानत नहीं ले सकेगी। ये गंजा ब्रदर्स ने कानून बना दिया। उस वक्त बड़ा गंजा जो था वो मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर था, तो ये कानून पास इन्होंने बना दिया। जब ये कानून बना तो उस वक्त मेरे पास हमारे पास कुछ केसेस थे। ये कानून बनाया गया था मोहतरम सदर जरदारी के लिए। जरदारी की सोच फिर भी पॉजिटिव है, करप्ट आदमी है लेकिन फिर भी थोड़ी सोच पॉजिटिव है कि हर चीज को पार्लियामेंट में लाकर डिस्कस किया जाए। अब जनाब इन्होंने वो कानून बना दिया तो बहुत सारे लोग बेगुनाह दहशत गर्दी की अदालतों में फंसे हुए थे। तो जब ये कानून बन गया तो उनकी अदालतें भी हाईकोर्ट से मुस्तरद हो गई। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट बार मरहूम थे मियां इकबाल साहब, उन्होंने इतनी गंदी गालियां निकाली इस दोनों भाइयों को। उन्होंने कहा यार तुम एक फैसला कर लो कि जरदारी की जमानत नहीं लेनी, लेकिन बाकी लोगों को क्यों तुम फंसा रहे हो कि ये जनाब हाई कोर्ट जो है वो बेल नहीं ले सकता इसकी एंटी टेररिस्ट वालों की, बाकियों में आप क्यों पाबंदी लगा रहे हैं, बाकी लोगों को आपका तहस नहस क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसे गंदे कानून बनाते रहे अपने दौर में, और अब देखो कानून को पिछवाड़ा दिखाकर कांड दिखाकर गायब हो गया यहाँ से। ओ भाई कानून को फेस करो, जरदारी ने नहीं फेस किया, जेड भुट्टो ने नहीं फेस किया, बेनजीर भुट्टो ने नहीं फेस किया, दो बंदे पे घोड़े हो गए, एक मुशर्रफ और एक ये। मुशर्रफ ही कानून तोड़ के दौड़ गया, हंसदाए मौत हुई, मुल्क से भाग गया। वो फेस करो यहाँ पर बैठ के। ये अदालतें सारी कोई करप्ट ही है? नहीं। सारे वकील और सारे जज चोर ही हैं? नहीं। कानून को फेस करो यहां पर बैठ के, कानून को फेस कीजिए। कानून को फेस जब तक आप नहीं करेंगे, आप ये हैं, मैं नेल्सन मंडेला हूं, आप तो खाऊ मंडेला है। आपकी लौंडिया जो है वो देखिए एक बंदे को हम गिरफ्तार करने पुलिस गई है, उस बंदे को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस गई और उसके घर वालों को कहा आके अदालत में पेश हो, तो वहां पर जनाब गुंडे लेकर पहुंच जाती है, तोड़ फोड़ करूंगी, मैं ये करूंगी। और इस तरह भी कभी होता है? इस तरह कानून का अमल रुकता है? नहीं, इसका कानून का अमल नहीं रुकता। तुम्हें और तुम्हारे बाप को यहाँ कानून को फेस करना चाहिए। शहबाज शरीफ ने नहीं फेस किया, जनाब मोहतरम हमजा साहब ने नहीं फेस किया, फेस कर रहे हैं, तुम लोग भी फेस करो, कानून को फेस करो, अदालतों से विन करो। वो सारे जज करप्ट तो नहीं है, क्यों आप जजों के ऊपर इस तरह इल्जाम लगा रहे हैं? इस तरह नहीं है। तो ये सोर्सेज जो है कानून के, ये इनमें एक लफ्ज मैं अब हाईलाइट करने लगा हूं जिसपे पूरा निजाम स्टैंड करता है, वो है इम्पार्शियलिटी। ये ये चीज है, किसी की महत में नहीं, इम्पार्शियलिटी। आप यकीन तो रखें कि कानून आपको, लेकिन जनाब अगर आपको, हम वकील हैं, एक केस में एक मुलजम को बुलाया कि आप आके यहाँ पेश हो, मुलजम अपनी मांगी मामा डांगा सोटे कलाशन कोफा थप्पड़ ये वो लेकर पल पड़ा कि नहीं जी मैं तो पेश नहीं होता, मुझे तो गैर कानूनी बुलाया गया। और अदालत में आके साबित कर, आज नहीं कल नहीं, लॉ के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। उमर रजी अल्लाह ताला ने, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला उनकी पर रहमत बरकत नाजल फरमाए, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने जिनको रसूल करीम ने खुद मांगा, वो पेश होते हैं जुमे की नमाज में खड़े होते हैं, एक अरबी पूछता है, अरबी है उमर पहले बता
कि तेरे पास 2 चादरें कहाँ से आई, तो उमर रजी अल्लाह ताला ने खुद जवाब देने की बजाय गवाह को खड़ा करते हैं, अपना बेटा, हाँ भाई बता मेरे पास 2 चादरें कहाँ से आई। तो वो रबी को बताते हैं कि एक चादर मेरे बाप की है और दूसरी मुझे मिली थी माले गनीमत में, तो मैंने अपने बाप को दे दी है। खड़े होते हैं जनाब मोहतरम मौला कायनात अली करम अल्लाह वजहो अबू तराबी, अबू तराब खड़े होते हैं और काजी पूछता है कि हाँ भाई ये घोड़ा किसका है, तो यहूदी कहता है मेरा है। तो खलीफा वक्त खुद अदालत में आके पेश होता है, तो अपने बच्चों की गवाही लाता है, हम हमें हसन और इमाम हुसैन दुनिया के पाकीज़ा तरीन जो है वो नौजवानों के सरदार जन्नत में है वो, तो उनकी गवाही भी रद्द कर देता है काजी के, नहीं अली ये तेरे बेटे हैं, बेशक तू खलीफतुल मुस्लिमीन है, बेशक तू अल्लाह के रसूल की वसीयत है, लेकिन नहीं तेरी गवाही नहीं मानी जाएगी। काजी नहीं मानता, जज नहीं मानता। वहां पर तो किसी ने नहीं कहा कि जनाब इस तरह की सूरत हाल है, नहीं कोई किसी ने इतराज नहीं किया। अली ने गवाही रद्द हुई, अली के खिलाफ फैसला हुआ, रजी अल्लाह ताला ने मौला कायनात के खिलाफ फैसला हुआ। घर वापस आए तो यहूदी मुसलमान हो गया ये देखकर कि यार ये खलीफातुल मुस्लिमीन के खिलाफ फैसला देने वाली बड़ी अदालत है, बड़ी अदालत है। आजरबाईजान के इलाके में साहबा कराम गए, वहां पर जाके फतह की, तो एक इलाके में उन्होंने रात को फतह घुस के तो जनाब वो उसको फतह कर लिया। तो वहां का जो ईसाई राहब था उसने एतराज किया कि तुम लोगों ने, मुसलमानों ने हमारे साथ धोखा किया है, तो तुम्हारे अमीर को खत लिखा जाएगा, शहर पे कब्जा क्यों किया, शहर पे कब्जा क्यों किया, आजरबाईजान का इलाका। एक खत लेकर वहां पहुंचा जनाब अमीर अल मोमिनीन के पास मदीने शरीफ में, कासद के जनाब इस तरह बगैर बताए हमने कस्बे पे कब्जा कर लिया। तो कासद को जवाब दिया गया जा जाके इंसाफ के तकाजे पूरे कर। कासद जवाब वापस लेकर आया, तो जो खलीफा जो अमीर था लश्कर का, उसने अपने गुलाम को पकड़ा, गुलाम मुलाजम को कुर्सी पे बिठाया और उसे कहा फैसला कर ये कि हमने ये काम ठीक किया ये गलत किया। राहब कहने लगा तुम लोगों के दीन में है कि पहले जनाब आप हमें दावत इस्लाम की देते, हमें वार्निंग देते, हम कबूल ना करते तो तुम लोग जो थे वो फिर कब्जा करते, फिर जंगो जदल होता। तुम लोगों ने ये फेल पूरा नहीं किया। वो गुलाम ने फैसला सुना दिया कि हमसे गलती हुई है। जीता हुआ इलाका लश्कर के अमीर ने वो जनाब वहां पर वापस किया और सारा लश्कर सर झुका के बाहर निकल पड़ा, घोड़े ऊंट सब लोग फतह किया वाला इलाका देकर वापस निकल पड़े। अभी रात का टाइम था, अभी रात का टाइम था और रात के टाइम में गर्दो गुबार हो रहा था मगरिब का, तो वो सारे के सारे जनाब आजरबाईजान के उस देहात के लोग वापस पीछे दौड़ पड़े और मुसलमानों वापस आ जाओ, हमने तो, हमारी आंखों ने तो ऐसे हुक्मरान दुनिया में देखे ही नहीं जो अपने वादे के इतने पाबंद हैं। प्रेसिडेंट क्या क्या होती हैं, इनकी आगे काइंड्स हैं, ये सारी की सारी मैंने भी आपके साथ डिस्कस की। आगे लैटिन वर्ड्स हैं, इनको आपने देखना है। उसके बाद ये हमारा लेक्चर यहाँ तक ख़त्म होगा। प्रेसिडेंट की क्या क्या इसकी है, इसको मद्देनज़र रखा भी मैंने आपको बताया कि मद्देनज़र रखना लाजमी नहीं है। 2 एग्जांपल भी आपको दी कि इसको मानना किसी अदालत के लिए ज़रूरी नहीं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक पहुँचा है, लेक्चर 4। लेक्चर 5 इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। टाइम भी कोई इतना ज़्यादा नहीं, सारी जो मेरी डिस्कशन है इसी से मुतल्लक थी, ये हमने नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह स्टार्ट करना है। स्टैचूटरी लॉ क्या होता है, स्टैचूटरी लॉ क्या चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है लेक्चर 5। अभी कुछ ही देर में मैं इस लेक्चर को अपलोड कर दूंगा और उसके बाद आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। तमाम सीआर अपनी कागज़ पे हाजिरियाँ लिखकर इस तरह भेजा करें कि पहले यहाँ पर प्रेजेंट स्टूडेंट, फिर 2-3 लाइनें खाली छोड़ के एब्सेंट स्टूडेंट, और फिर 2-3 लाइनें खाली छोड़ के स्टूडेंट लेफ्ट द यूनिवर्सिटी। ये लिखकर भेज दीजिए मुझे फौरी तौर पे। शुक्रिया आपके सवालों जवाब। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला रहमत बरकत रखे। ये आपकी क्लास अब जुमे वाली जो है वो आज हो गई है, जुमे को कल क्लास थी हैं। शुक्रिया।
पीएम आई बोले जुम्मे आपको। चलो जिनकी भी थी आज हो गई है, इसको साथ देख लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, क्योंकि जुमा है ना, रमज़ान का लोगों ने जुमा पढ़ने भी जाना है, तो मैं उनको तंग नहीं करना चाहता। क्लासेस 2 ही करनी है, सारी चीज़ें आप देख लेंगे।